आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफ़सील से। फ़रीज़े हज अदा कर लेने के बाद औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से गए हाजियों की वापसी का सिलसिला 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की परवाज़ों का सिलसिला 7 जून से शुरू हुआ था, जो 17 जून तक जारी था। फ़रीज़े हज अदा कर लेने के बाद अब इन हाजियों की वापसी का सिलसिला 18 जून से शुरू होने जा रहा है। 158 हाजियों का पहला काफिला मदीना शरीफ से 17 जून की रात 10:35 पर वतन वापसी के लिए सफर का आगाज करेगा, जो 18 जून की सुबह 8:10 पर चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हाजियों की वापसी का सिलसिला 28 जून तक जारी रहेगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। स्मार्ट सिटी दफ्तर की जानिब से म्यूनिसिपल तलबा के लिए चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग प्रोग्राम का लाइव दिखाने का एहतमाम किया गया था। इस तारीखी लॉन्चिंग प्रोग्राम को देखने के बाद म्यूनिसिपल तलबा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। नाजरीन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के ज़ेर एहतमाम 14 जुलाई बरोज़ जुमा श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 खला में दागा गया। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन ने म्यूनिसिपल तलबा के लिए दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में लॉन्चिंग प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट का एहतमाम किया था, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूलों के 100 तलबा शरीक हुए। म्यूनिसिपल कमिश्नर व औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के CEO जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनिसिपल तलबा में साइंस मजमून से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट करने का फैसला किया गया। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के शोबे तालीम की HOD व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की निगरानी में ये लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। म्यूनिसिपल तलबा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग लाइव देखकर हैरान रह गए और इस बात पर फ़ख्र करने लगे कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वो भी चश्मदीद गवाह हैं। इसी तरह शहर के दीगर सेकेंडरी व हाई स्कूल्स के तलबा को भी इस लाइव टेलीकास्ट में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। इस मौके पर साइंस सेंटर के माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें खला व इस तरह के खलाई मिशन से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। इस मौके पर DMC नंदा गायकवाड़, स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट के गणेश दांडगे, सर्व शिक्षा अभियान के न्यानदेव सांगड़े, स्मार्ट सिटी के सैयद फैज़ अली, किरण आढ़े और दीगर मौजूद थे। जिस इलाके से सेग्रीगेटेड कचरा नहीं मिलेगा, उस इलाके के घंटा गाड़ी मुलाजमीन, ड्राइवर, सफाई इंस्पेक्टर और दीगर स्टाफ मेंबरान की तनख्वाहें रोक दी जाएगी। ये बयान म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। जर सेग्रिगेटेड कचरा येणार नाही, मग त्या निगडीत असलेल्या सर्व लोकांना पेमेंट मिळणार नाही. तो घंटागाडीचे त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या असो, त्या ड्रायव्हरच्या असो, त्या सेग्रिगेट करणारे त्याचा कर्मचारी असो आणि त्याला निगडीत जवान असो आणि ते सॅनिटरी इन्स्पेक्टर असो. पेनल्टी आहे ना, पेनल्टी लावणारच. प्रबोधन करावा, आपल्या माध्यमातून लिखाण करावा आणि हा शहराचा एक चांगलं स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्याच्या अनुषंगाने आहेत. कारण आपल्याकडे पहिल्यासारखं घेऊन गेलं तर काय करणार होते? कचरा जर तुम्ही वेगळं जरी दिला, करणार काय होते? परंतु आज आपल्याकडे पडेगाव असतील, चिकलठाणा असतील आणि ते हर्सुलचं ऑलमोस्ट एक फक्त इलेक्ट्रिकचे वे ब्रिजचे फक्त काम बाकी आहे. त्यानंतर माझ्या हर्सुलचं पण सुरू होणार, की जेणेकरून माझं सर्व कचरा जे आहे ते प्रक्रिया होणार आणि प्रक्रिया व्हायला मला जास्त तिकडे खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. अदरवाईज अननेसेसरली आय हॅव टू एम्प्लॉय मोर पीपल ते वर्गीकरण नाही केलं. त्यामुळे हे कचरा वर्गीकरण होणे आणि त्यानंतर प्रोसेस होणे, आम्ही नुसतं डम्पिंग कुठंही करत नाही आणि ते सर्व कचरा प्रक्रिया करणे आणि विशेष करून फूड वेस्टच्या बाबत सुद्धा बायोमिथनाइजेशन प्लांट आपले ऑलरेडी शुरू झालेले आहे. NCP के बागी कायद अजीत पवार को रियासत महाराष्ट्र का वजीर मालियात बना दिया गया है। अब एकनाथ शिंदे और उनके वो साथी जिन्होंने ये कहकर शिवसेना से बगावत की थी कि वजीर मालियात अजीत पवार उन्हें फंड्स नहीं देते, अब वो क्या करेंगे? ये चुभता सवाल विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया है।
दानवे ने मजीद कहा कि 16 एमएलएस को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक असेंबली स्पीकर को फैसला ले लेना चाहिए था, मगर उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, जिस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को इस बाबत नोटिस दी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इन अराकीन असेंबली की रुकनीत ख़त्म हो ही जाएगी। इसी तरह उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि शिवसेना से ये कहकर बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके दीगर साथियों ने ये वजाहत दी थी कि बहैसियत वजीर मालियात अजीत पवार उन्हें फंड्स नहीं देते थे। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि फिर से वजीर मालियात का कलमदान अजीत पवार को दिया गया है। अब्दुल सत्तार को काबीना में शामिल करने पर भी उन्होंने सख्त अल्फाज में तनकीद की। नोटीस पाठवली सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना, काय सांगाल? आम्ही शिवसेनेचे सगळे सदस्य विधानसभा अध्यक्षांना 3दा प्रत्यक्ष भेटून विनंती केलेली होती आहे की लवकरात लवकर या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, परंतु या सगळ्या विषयाला त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं मला असं वाटतं हे दिलेलं नाही की या सगळ्या नोटीसला ताबडतोब त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही। खरं तर ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी यांनी सगळी प्रोसेस सुरू करायला पाहिजे, असंच असतं। परंतु स्वतःच्या मनाने स्वतःच्या मर्जीनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं वक्तव्य करणं सर्वोच्च न्यायालय मला सांगू शकत नाही, राष्ट्रपतीसुद्धा म्हणत नाही की सर्वोच्च न्यायालय मला सांगू शकत नाही। आणि मग सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा विधानसभा अध्यक्ष ठीक आहे सांगू शकत नाही जरी असेल, पण जर तुम्ही न्याय देऊ शकत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय कुठेही हस्तक्षेप करू शकतो या भारताच्या लोकशाहीमध्ये। आणि म्हणून शिवसेनेच्या वतीनं या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली गेली आणि या मागणी मान्य करून ताबडतोब अशा पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस विधानसभा अध्यक्षांना मानण्याची आपलं म्हणणं मांडण्याची बजावलेली आहे। आणि आम्ही तर वारंवार हे सांगतो आहे की हे जे 16 आमदार हे 100% अपात्र ठरणार आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, राज्यपालांनी जे जे केलं ते अनधिकृत केलं, नंतर जे जे झालं ते अनधिकृत झालं आणि म्हणून मला वाटतं हा निकाल 100% अपात्रतेचा लागू शकतो, लागेल आणि म्हणूनच याला डिले जाणीवपूर्वक केलं जातं असं आमचं म्हणणं होतं आणि ते मला वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आमचं म्हणणं पोहोचलेलं आहे। कारण ज्या पद्धतीनं अजित पवार अर्थमंत्री होते, आम्हाला निधी देत नव्हते, आमचं असं करत होते, आमचं तसं करत होते म्हणून तुम्ही बाहेर पडलेला होता आणि आज तेच अजितदादा पवार या राज्याचे अर्थमंत्री झाले। मला वाटतं आपल्यावर काळाने उगवलेला हा सूड आहे आणि निश्चित हा सूड आणखी तीव्रतेने येणाऱ्या काळात उगवल्याशिवाय राहणार नाही। काही मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांचा हकालपट्टी करावी अशी तुमची सातत्याने मागणी होती, त्यांचं खातं बदललंय कृषी, मात्र ते कॅबिनेट मंत्री कायम आहे। वाटतं या महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे की कलंकित अशा पद्धतीनं मंत्री ज्यांच्या विरुद्ध एखादं वर्तमानपत्र 22-22 सिरीज लावतं, लोक कोर्टात जातात, कोर्टाचे अनेक स्ट्रिक्चर्स त्यांच्यावर पास झालेले आहेत, तरी राज्य सरकार अशा कलंकित मंत्र्यांना संरक्षण देतं। मला वाटतं हे या राज्याचं दुर्दैव आहे असं मी समजतो। अगले 16 दिनों में 16 एमएलएज नाअहल करार दे दिए जाएंगे, लिहाजा अब देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो चुप रहें और आवाम की खिदमत करें। इस तरह का तंज भरा मशवरा शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने दिया है। म्हणून मी या ठिकाणी हे सांगतो की आता मला 19 सांगितलं आहे 16 लोक, मला 16 लोक 16 दिवसात जाणार, 16 दिवसाच्या आत हे 16 लोक जाणार आहे। लिहून घ्या माझं वाक्य। बरं, आणि काल देवेंद्र फडणवीस म्हटले की सध्या राजकारणात ही राजकारण नाही तर रामायण आणि महाभारत चालू आहे आणि या रामायण महाभारत देवेंद्र फडणवीस यांनी आता चूप बसावं आणि लोकांची सेवा महाराष्ट्राचं काम करावं अशी मला त्यांना विनंती करायची विनंती। आता बस बाकी हे फालतू जे आहे ना, याला पडा त्याला पकडा त्याला पाडा हे फोडा ते फोडा आता बंद करा। देवेंद्रजी तुम्ही फक्त त्या ठिकाणी आता एक काम करा, लोकांची सेवा, लोकांना मदत करा, लोकांना सांभाळून घ्या, हे काम करा। बरं, मग या रामायणातले महाभारतातले देवेंद्र फडणवीस कोण वाटतं तुम्हाला? नाही ते आता ते रामायण महाभारत आता मी बोलत नाही, कारण मी सुद्धा रामभक्त आहे, पण हे असं म्हणून त्याने उगाच कशाला महत्त्व द्यायचं। बरं, खरे साहेब आता सत्तारांचं जे पद आहे किंवा इतर नेत्यांची जी पदं आहेत, तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय? माझी पहिली प्रतिक्रिया अशी की खूप चांगला बदल झालेला आहे। आता यांना जे समजाल आता 16 दिवसात ते जाणारच आहे तसे, म्हणून त्यांचे खाते कमी करून टाकले।
आणि म्हणून या आता म्हणजे जे काही उद्धवजींना किंवा शिवसेनेला सोडून गेले, दोष देऊन गेले मुद्दाम आणि गद्दारी केली, ते गद्दारांना त्या ठिकाणी आता क्षमा नाही आहे, गद्दारांना त्यांची सजा मिळणार आहे. तुमचे मित्र देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्ही त्या दिवशी म्हटले होते की तेच पद द्यायला हवं, तेच पद मिळाले. काय तुमची भूमिका आहे आता? आणि माझी भूमिका होती की त्यांचं पद जे होतं अर्थमंत्रीपद हे दादांनाच दिलं आणि दादांनाच मिळेल हे मी आधीच सांगितलं होतं तुम्हाला. बरं, येणाऱ्या दिवसामध्ये तुम्हाला हे सरकार टिकलेलं दिसेल का? काय परिस्थिती असेल? नाही, आता हे उतरती कळा लागलेली आहे, बरं. दिल्लीला पण इथे पण. बरं. आणि काही दिवसांनी पण आता फक्त ते सांभाळता जनतेला सांभाळत नाही, फक्त ते आमदारांना या गद्दार लोकांना सांभाळता देवेंद्रजी फडणवीस यांचं वजन पण कमी व्हायला लागलं. वजन जे असं होतं तेही कमी व्हायला लागलं. आणि म्हणून मी सांगेल की देवेंद्रजी आता तुम्ही तुमच्या तब्येतीकडे लक्ष द्या आणि तुम्ही त्या ठिकाणी लोकांची सेवा पहा, लोकांची सेवा करा, तुम्हाला काहीतरी मेवा मिळेल. तुम्ही म्हणता त्यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी, कारण देवेंद्र फडणवीसांना पुरणपोळ्या खूप आवडतात, 30-30 पुरणपोळ्या खातात ते. मग तब्येत कशी खराब होईल त्यांची? काही ते चिकन पण खातात, तुम्हाला माहिती आहे, तेच मला म्हटलं एकदा. बरं. मी रोज चिकन पाहिजे मला, पुरणपोळी तर आहे पण चिकन पाहिजे असे मला एकदा म्हटले होते. परंतु मी देवेंद्रजींचा म्हणजे आमचे मित्र होते, मी त्यांना सांगेल की आता बाकीचे सोडून द्या आणि कृपया करून हात जोडून विनंती करतो, तुम्ही आता जे काही जितके उरलेले दिवस आहे त्यामध्ये लोकांची सेवा करा. बरं, ठीक आहे, थँक्यू. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा सिटी में दाखिला लेने के लिए आने वाले तलबा की सहूलत और उनकी रहनुमाई के लिए SFI नामी तंजीम की जानिब से हेल्प काउंटर शुरू किया गया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे साइंस और कॉमर्स के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए 17 जुलाई से दरख्वास्त दही का अमल शुरू होने जा रहा है। इसी तरह तलबा की मेरिट लिस्ट तैयार हो जाने के बाद 25 जुलाई से स्पॉट एडमिशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लिहाजा दरख्वास्त दही और स्पॉट एडमिशन के वक्त तलबा की रहनुमाई के लिए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नामी तंजीम की जानिब से हर साल ही की तरह इस साल भी हेल्प काउंटर शुरू किया जा रहा है। ये तला तंजीम के जिम्मेदारान ने दी। इस मौके पर लोकेश कामले, मनीषा बल्लाड़, उज़मा शेख, विश्वजीत काड़े, प्रतीक बोर्डे और दीगर मौजूद थे। सरकारी राशन दुकानदारों को आधार सीडिंग में आ रही दुश्वारियों और दीगर मसाइल के हल के लिए राशन दुकान महासंघ के जिम्मेदारान और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स की एक अहम मीटिंग फूड एंड ग्रेन सप्लाई ऑफिसर के दफ्तर में रखी गई। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड ग्रेन सप्लाई ऑफिसर DN मेंढके की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में सरकारी राशन दुकानदारों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें आधार सीडिंग में पेश आ रही दुश्वारियों के अलावा राशन दुकानदारों के कमीशन के बकाये, अनाज और दीगर अग़ज़िया की तरसील व तक़सीम में हो रही परेशानियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में राशन दुकानदार व केरोसिन डीलर्स महासंघ के सदर DN पाटिल, सप्लाई इंस्पेक्टर सोनौने गिराने, महासंघ के ओहदेदार मधुकर चौहान, ललित पाटनी, बाबा साहब एंगड़े, नौपुते और शहर में मौजूद सरकारी राशन दुकानों के मालिकान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर एक मतलबाती मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को पेश किया गया और उनके मतलबात की यकसुई न होने पर आंदोलन का इशारा तंजीम के रियासती सदर DN पाटिल ने इंतजामिया को दिया। आज या ठिकाणी अन्न धान्य वितरण अधिकारी या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महासंघाच्या वतीने आमच्या राष्ट्रपती दुकानदार परवानाधारकांची या ठिकाणी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती। या बैठकीमध्ये अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी ज्या सूचना आम्हाला मांडण्यात आलेल्या आहेत, प्रामुख्याने ज्या लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, रेशन कार्डला काही प्रमाणामध्ये राहिलेले आहेत ते फिट झालेले नाही आहे, त्यांनी ते सूचना केलेली आहे की प्रत्येक लाभार्थ्यांनी आपल्या राष्ट्रपती दुकानावरती जाऊन राहिलेले आधार कार्ड लिंक करणे ही त्यांनी सूचना मांडलेली आहे। प्रथमतः ही सूचना मांडलेली आहे। दुसरी सूचना अशी आहे की प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेला या ठिकाणी बैठक घेण्यात येईल, तेही त्यांनी या ठिकाणी सूचना मांडलेली आहे। महासंघाच्या वतीने आम्ही त्यांना हा एक विषय मांडलेला आहे की या बैठकीमध्ये जे आपले शासकीय गोडाऊन असतात, FCI ज्याला आपण म्हणतोय किंवा वखार महामंडळ आपण त्याला म्हणतोय, ज्याच्याकडनं आपला धान्य, गहू, तांदूळाचा सप्लाय होतो, त्याचा जो ठेका दिलेला असतो तो वाहतूक ठेकेदार, जो प्रॉपरायटर असेल किंवा त्याचा व्यवस्थापक यांच्याबरोबर आमच्या राष्ट्रवादी दुकानदाराची बैठक ही प्रत्येक 3 महिन्याला एक तरी होणं गरजेचं आहे। त्याचं कारण असं आहे की प्रत्येक गोणीमागं आम्हाला 50 किलोचं जे क्वांटम 50 किलोची जी गोणी असते ती 50 किलो 200 ग्राम आम्हाला नेट वजन करून देण्यात यावी, वजन करून। याच्यासाठी
ती संयुक्तिक बैठक वाहतूक ठेकेदाराची आणि आमच्या राष्ट्रवादी दुकानदार संघटनेची आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्याची संयुक्त बैठक त्यांना लावण्यात यावी ही सूचना महासंघाच्या वतीने आम्ही त्यांना केलेली। सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद मोइनुल उलूम स्कूल और आयशा मस्जिद के दरमियान से गुजरने वाली 5 फीट गली में कचरे और गिलाजत के अंबार हैं, जिसकी वजह से स्कूली तलबा और इलाके के साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद मोइनुल उलूम हाई स्कूल और आयशा मस्जिद के दरमियान से गुजरने वाली 5 फीट की गली की हैं। इस स्कूल में 3 से 4 हज़ार तलबा तालीम हासिल करने आते हैं, मगर इस गली में मौजूद गिलाजत और कचरे के सबब इन तलबा और इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। एक तरफ तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की ये कोशिश है कि हमारा शहर इंदौर सिटी से भी ज्यादा खूबसूरत और साफ सुथरा हो जाए, तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन अपना रवैया बदलने तैयार नहीं हैं और इन मुलाजमीन की लापरवाहियों की ये मुंह बोलती तस्वीरें हैं, जिससे मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। रियासत महाराष्ट्र में भी समाजवादी और लेफ्ट फ्रंट तंजीमों के अलावा दीगर सभी हमख्याल जमातों को मुत्तहिद करके एक नया फ्रंट कायम किया जाएगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जनता दल यूनाइटेड महाराष्ट्र प्रदेश की जानिब से ये प्रेस मीट बुलाई गई थी। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड महाराष्ट्र प्रदेश पार्टी के कायदीन अजीत शिंदे और सुभाष मिहिर ने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क के मौजूदा हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लिहाजा मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की रहनुमाई में मुल्क भर में सेक्युलर और अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद होकर एनडीए का एक मुतबादिल खड़ा कर रही हैं। रियासत महाराष्ट्र में जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी एमएलए कपिल पाटिल ने इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बेड़ा उठाया है और यहाँ भी ऐसा ही एक मुत्तहदा फ्रंट बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस तरह की मालूमात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। येणाऱ्या काळामध्ये समाजवादी परिवारातील जनचळवळी आणि जनता पक्षातील सर्व राजकीय पक्षांच्या महाराष्ट्रभरातील जनता पक्षाच्या सर्व जनचळवळींना आणि समाजवादी जनचळवळींना एकत्रित करण्याचं काम येणाऱ्या कालखंडामध्ये जनता दल युनायटेडच्या नेतृत्वाखाली करण्याचा आमचा मानस आहे। महाराष्ट्राचे जनता दल युनायटेडचे प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रयत्न करण्याचा धाडस जनता दल युनायटेडच्या वतीनं करण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये शेतीच्या प्रश्नावर अत्यंत वाईट स्थिति है। आर्ट और क्राफ्ट टीचर्स की रियासती सतह की एक मीटिंग आज शहर में रखी गई, जहां ये तय पाया कि उनके देरीना मसाइल की यकसुई के लिए पूरी रियासत में एक ही दिन एहतजाज किया जाएगा। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में हज़ारों तलबा अपना कैरियर फाइन आर्ट में बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस मजमून में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन फाइन आर्ट के मुतालिका कोर्सेस मुकम्मल कर लेने के बावजूद उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती। लिहाजा उनके मसाइल का हल ढूंढने और इस जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से रियासती सतह पर आर्ट टीचर्स की एक मीटिंग शहर में रखी गई और बहस मुबाहसे के बाद ये तय पाया कि हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि हर स्कूल में एक क्राफ्ट टीचर का तखर्रुर किया जाए। इसी तरह दीगर मसाइल के हल के लिए पूरी रियासत में एक ही दिन एहतजाज किया जाए। इस सिलसिले में मुतालिका तंजीम के रियासती सेक्रेटरी प्रहलाद शिंदे ने मजीद मालूमात फराहम की। महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक महासंगम जिल्हा शाखा संभाजीनगरच्या वतीने या ठिकाणी बैठक बोलवली। या बैठकीला जवळपास 20 ते 25 आमचे पदाधिकारी उपस्थित आहेत। राज्य उपाध्यक्ष सन्मान्य राजेश निंबेकर सर उपस्थित आहेत। राज्य सरचिटणीस सन्मान्य प्रल्हादजी शिंदे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही लवकरच या आंदोलनाची दिशा ठरवू। येत्या 24 किंवा 25 जुलै या दिवशी आमची सर्व राज्यस्तरीय बैठक होईल। त्या बैठकीमध्ये जे काही निर्णय आमचे पदाधिकारी घेतील त्या हिशोबाने आम्ही पुढची दिशा ठरवून आंदोलन छेडणार। मी प्रल्हाद शिंदे, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक महासंघ। आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली। बैठक घेण्याचं मुख्य कारण असं, राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेमध्ये मग ती जिल्हा परिषद असो, अनुदानित असो, विना अनुदानित असो किंवा इंग्रजी असो किंवा कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, या प्रत्येक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेमध्ये कला शिक्षक भरल्या जावा अशी प्रमुख मागणी आमची अनेक वर्षानुवर्ष आहेत
आणि ती शासनाकडे प्रलंबित आहे. म्हणून शासन आमच्याकडे लक्ष देत नाहीत. म्हणून आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळेस आंदोलन करण्याचा आमचा नियोजन आणि प्लॅनिंग करत आहोत. आणि हे आमचं जे आंदोलन आहे हे कुठल्या अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारवर आपण शिव्या न देता आम्ही कलात्मकपणे, आम्ही चित्र, नृत्य, नाट्य, गायन, वादन कलावंत असल्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे हे आंदोलन कसं करता येईल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये गारोडी आंदोलन असेल, गण असेल, गवळण असेल किंवा भारुड असेल किंवा तत्सम वेगवेगळ्या पारंपरिक कलेद्वारे आमचं आंदोलन करण्याचा प्रयास आहे. आणि आज या ठिकाणी आम्ही त्याचं प्लॅनिंग केलेलं आहे की प्रत्येक राज्यामध्ये हे आंदोलन कसं करायचं आणि एकाच वेळेस करायचं. सर्वप्रथम आम्ही महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण जिल्ह्याच्या एज्युकेशन ऑफिसरसमोर आम्ही आंदोलन करणार आहोत. त्यानंतर राज्यातील 288 जे मतदारसंघ आहेत प्रत्येक आमदाराच्या निवासस्थानासमोर आम्ही आंदोलन करणार आहोत. त्यानंतर जे 48 मतदारसंघ आहेत, जो RTA ॲक्ट जो आलेला आहे तो केंद्राचा आहे आणि केंद्राच्या ॲक्टमध्येच असं म्हटलेलं आहे की चित्र, नृत्य, नाट्य, गायन, वादन हा विषय प्रत्येक प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिकवला गेलाच पाहिजे. म्हणून 48 मतदारसंघ त्यांच्या खासदाराच्या निवासस्थानासमोर आम्ही तिथेसुद्धा कलात्मक पद्धतीने आम्ही आंदोलन करणार आहोत. कलात्मक करण्याचं उद्दिष्ट एवढंच की शासनाचं लक्ष आमच्याकडे वेधलं जावं आणि आमच्या डिमांड्स आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या जावं आपल्या माध्यमाद्वारे, आणि तो करण्यासाठी ही आजची या ठिकाणी बैठक बोलवण्यात आली आहे. शहर के हिफाजती इंतजामात के मामले में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन कितने चाको चौबंद हैं, ये परखने के लिए गुज़िश्ता शाम रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई, जिसके सबब कुछ देर के लिए मुसाफिरों में इस्तराबी कैफियत देखी गई। वाज़ेह रहे कि शहर औरंगाबाद एक तारीखी शहर है, जिसके सबब रोज़ाना हज़ारों सयाह यहाँ सैर व तफरी की गर्ज से आते जाते रहते हैं। ऐसे में अगर रेलवे स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो पुलिस महकमा कितना चाको चौबंद है, ये जानने के लिए रेलवे पुलिस, शहर पुलिस, QRT, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, BDS और ATS के अफसरान व मुलाजमीन की रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल दी गई। अगर अचानक यहाँ दहशतगर्द हमला कर दें तो क्या हिफाजती इंतजाम किए जाने चाहिए और इस मामले में कौन कौन सी खामियां बाकी हैं, उसकी स्टडी करके डिपार्टमेंट के सीनियर्स को मुफीद मशवरे दिए गए। आदर्श नागरी सहकारी पंच संस्था स्कैंडल मामले में एक अहम मुलजिम अंबादास मानकापे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इत्तला डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिलवंत नांदेड़कर ने दी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में आदर्श नागरी सहकारी पद संस्था में 200 करोड़ रुपयों के स्कैंडल का मामला मंजर आम पर आया, जिसकी वजह से इस कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की नींद उड़ गई और वो बैंक में जमा की गई अपनी रकूमात वापस लेने की गर्ज से मुताल्लिका बैंक के चक्कर काटने लगे। मगर सोसाइटी के सदर अपने दीगर डायरेक्टर्स के साथ कहीं रूपोश हो गए, लिहाजा मुतासरा खातेदारों को इंसाफ दिलाने के लिए MP इम्तियाज़ जलील आगे आए और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर खाती डायरेक्टर्स और सदर की गिरफ्तारी अमल में न आई तो खातेदारों के साथ 17 जुलाई यानी पीर के दिन क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकालेंगे। उसके बाद साबिक असेंबली स्पीकर व MLA हरिभाऊ बागड़े ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतासरीन की मदद करने का ऐलान करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया कि खातियों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज जब्त करके खातेदारों की जमाशुदा रकूमात उन्हें लौटाई जाएं। जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और स्कैंडल के असल मुलजिम अंबादास मानकापे को गिरफ्तार कर लिया। इस ज़िमन में मजीद मालूमात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिलवंत नांदेड़कर ने MCN को दी। आरोपी अंबादास मानकापे यास काल सिडको पोलीस स्टेशनचे PSI घायाळ आणि त्यांच्या टीमने साऊथ सिटी गोलवाडी येथून ताब्यात घेतलेला आहे। त्यास अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी त्यास माननीय न्यायालयासमोर हजर करत आहोत आणि गुन्ह्याचा पुढील तपास हा PI पवार सिडको पोलीस स्टेशन हे करीत आहेत। तर काही सामान्य काही लोकांच्या तक्रारी अर्ज आलेले आहेत, त्या अनुषंगाने त्यांच्याकडचे डॉक्युमेंट्स घेतले जातील, त्यांच्याकडे जे काही फिक्स ठेवी आहेत, डिपॉझिट्स आहेत, त्यांचे पावत्या घेतल्या जातील आणि त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। अन्य गुन्हा दाखल केला जाईल किंवा या गुन्ह्यामध्ये समाविष्ट करून त्याची कारवाई करण्यात येईल। ज्या ज्या लोकांच्या मॅच्युरिटीज पूर्ण झालेल्या आहेत, ज्यांना पैसा भेटलेला नाही, त्यांनी
निर्धास्तपणे पुढे येऊन संबंधित याच्यावर जे काय आपला तक्रार असेल, जे काय आपल्याकडे पुरावे असतील ते पोलीस स्टेशन येथे द्यावेत. अटक झाली नाही, आतापर्यंत एकच अटक झालेली, बाकीच्या संचालक मंडळाचा शोध सुरू आहे. आदर्श नागरिक सहकारी पत संस्था में 200 करोड़ रुपयों का स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद इस कोऑपरेटिव बैंक में 22 लाख रुपये डिपॉजिट करवाने वाले एक किसान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। महलूक का नाम रामेश्वर नारायण ईथर बताया जा रहा है, जो ज़िला औरंगाबाद के मज़ाफ़ात लाड़ गांव का साकिन था, जिसने अपनी बेटी की तालीम और शादी के लिए आदर्श नागरिक सहकारी पत संस्था में 12 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाए थे। मगर इस स्कैंडल के बाद उसे अपनी रकम डूब जाने का खदशा लाहक हो गया और वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका, लिहाजा उसने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।